सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे, पवन सीरीज के भी सॉल्व करेंगे और लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं, उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए अगर वाकई में आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। और मैंने क्लासेस भी रेगुलर ली हैं, इंग्लिश की क्लासेस भी आप जरूर देखिए, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी मेहनत करोगे आप उतने अच्छे से अच्छा नंबर लेके आ सकते हो और इसीलिए मैंने हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। अब चलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लीजिए। और क्लासेस अभी भी आप लोग की चल रही है, इंग्लिश की क्लासेस अभी बंद नहीं होंगी, क्लासेस अभी भी चलेंगी इंग्लिश की जब तक लास्ट टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता है। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं, जितनी पूछी जाती हैं, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कभी कभी बहुत रेयर केस में एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कोई भी चीज छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक में कवर करूंगी ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर चलिए इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वी हैव वॉन द मैच, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का वाक्य है? नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, नॉट तो कहीं लगा नहीं है। इंट्रोगेटिव अगर होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता इस तरीके से, निगेटिव होता तो नॉट लगा होता। तो ये दोनों ही क्या हो गए? गलत हो गए, ए और सी। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, पॉजिटिव। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, he did not write a letter, he did not write a letter, which type of sentence is this? किस प्रकार का वाक्य है ये? तो आप देखिए, he did not, उसने पत्र नहीं लिखा। तो आप देखिए, उसने लेटर नहीं लिखा, तो did not यहाँ पर लिखा हुआ। तो not मतलब not जिस भी सेंटेंस में आएगा वह कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इनमें से कोई नहीं। इंट्रोगेटिव तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है इंट्रोगेटिव में। फिर देखिए, पॉजिटिव तो होगा नहीं क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो बचा कौन? ऑप्शन ए, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? दोस्तों, आपके 8 के 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, आपको पता है सभी के पवन सीरीज, सभी के राजन सीरीज भी लगभग खत्म हो चुके हैं पढ़ा करके। आप सभी को अच्छे से पढ़ डालिए, हर एक सब्जेक्ट की मैंने क्लासेस ली हैं, आप ही लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स में ली हैं, ताकि आप लोगों के 4th सेमेस्टर की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो आप लोग जरूर उन वीडियोस को देखिए और हर एक सब्जेक्ट का एक वीडियो मैं लेकर के आती हूँ ताकि आप लोग की तैयारी कम से कम समय में हो पाए। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल सही है? राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर। तो राजन आर तो लगेगा नहीं, आर तो एक वचन के साथ आर तो लगता नहीं है, खासकर किसी ही सी इट के साथ तो क्या लगता है? इज लगता है। इसके अलावा किसी के नाम के साथ भी इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू तो यहाँ पर है नहीं। फिर देखिए राजन क्लेवर, ये भी नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है, राजन इज क्लेवर, राजन चतुर या चालाक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ TLM कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग? इंग्लिश पढ़ाते समय कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज कर सकते हो? कलर, फूड, फ्लावर या ऑल द अबव? तो इसमें से कौन सा TLM आप यूज कर सकते हो इंग्लिश को पढ़ाते समय? तो यहाँ पर आप देखिए, कलर भी यूज कर सकते हैं हम बच्चों को पढ़ाते समय, खासकर जब बच्चों को हम कलर के बारे में पढ़ा रहे हैं क्लास में। फूड के बारे में भी, क्योंकि हर एक फूड में वेजिटेबल भी आता है, इसके अलावा फ्रूट्स भी आते हैं। तो वेजिटेबल्स का कलर बच्चों से पूछ सकते हैं, फ्रूट्स का कलर उनको लाकर क्लास में बच्चों को दिखा सकते हैं, फ्लावर्स का कलर, रोज का कलर, लिली का कलर, मैरीगोल्ड का कलर बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से कलर्स का यूज हम करते हैं, फूड का यूज हम करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं बच्चों को कोई भी चीज समझाने में। तो ऑप्शन डी जो है, ऑल द अबव, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड। दोस्तों टाइप्स की अगर मैं बात करूं कंजक्शन के, तो कंजक्शन आप लोगों की बुक में जो दिया है दो ही दिया है। पहला है सबऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरा है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये दो दिया है, अब इस कोऑर्डिनेट में चार हैं। इस कोऑर्डिनेट में आप इसके चार भाग पढ़ेंगे। ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने पढ़ा भी दिया है, आप लोग देख लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से। चार पार्ट में कोऑर्डिनेट कंजक्शन को बांटा गया है। तो मेनली अगर कंजक्शन पूछा है कितने भागों में बांटा गया है, तो हम दो ही लगाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्लासेस में जो आप लोगों को पढ़ाया है मैं आप लोगों को वही यहाँ पर बताऊंगी। तो दो दो ही यहाँ पर सही होंगे। तो कंजक्शन के अगर प्रकार पूछेगा तो दो प्रकार के हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को चार टाइप में बांटा गया। चार के चारों टाइप मैंने विस्तार से आप लोगों को लिख करके समझाया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके पास 3 कारें हैं। यह ट्रांसलेशन है। ही हैज 3 कार्स, ही हैव 3 कार्स, ही हैज 3 कार या ही हैव 3 कार। तो ऑप्शन ए जो है ही हैज 3 कार्स, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। तो वह कभी स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ही नेवर गोज टू स्कूल, ही नेवर गो टू स्कूल, ही नॉट गो टू स्कूल या ऑल द अबव। तो ही नेवर गो टू स्कूल, यहाँ पर देखिए जब ही है तो उसके साथ जो वर्ब है उसमें एस या ईएस लगता है, तो गो का गोज हो जाएगा, तो इसमें नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में भी ही नॉट गो टू स्कूल, इसमें नेवर ही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ही नेवर गोज टू स्कूल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ही के साथ देखिए क्रिया है, गो है, गो में ईएस लगा हुआ है यानी कि गोज, तो ही नेवर गोज टू स्कूल बिल्कुल राइट आंसर है। जिन भी प्रशिक्षुओं ने ट्रांसलेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उन्हें ये सारे रूल आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी प्रिंसिपल क्लासेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने प्रिंसिपल क्लास होते हैं? 2, 3, 1 या फिर 5। तो प्रिंसिपल क्लास एक ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। 2016 में पूछा गया है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जो कि हमारे इंडिया में बच्चों को बहुत पढ़ाया जाता है। इसी मेथड से हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है बचपन में। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्लासिकल मेथड भी इसको कहते हैं, कॉम्पिटेटिव मेथड भी कहते हैं, एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं या साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। तो याद रखिए इसको हम केवल और केवल क्या कहते हैं? क्लासिकल मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हम इंग्लिश इसी तरीके से सीखते हुए आ रहे हैं, जिसमें शिक्षक पढ़ाते हैं और उसका मीनिंग भी लिखवाते हैं, उसका अर्थ भी हमें बताते हुए चलते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए चलते हैं, हर एक वर्ड का हमें मीनिंग बताते हैं, तो ट्रांसलेशन कर देते हैं वो पूरी तरीके से। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड का जन्म कहाँ हुआ है या कहाँ से डायरेक्ट मेथड आया है? तो इंग्लिश, फ्रांस, इटली या फिर अमेरिका। तो दोस्तों डायरेक्ट मेथड आया है फ्रांस से, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट, एज, देन, व्हेन या फिर इफ। तो दोस्तों हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? व्हेन भरेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, हार्डली मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन निकल गई, जब ट्रेन निकली, ठीक है। तो इसीलिए जब के लिए यहाँ पर क्या आया है? व्हेन आया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। तो पोजेशन का जो वर्ब होता है वो होता है पोजेसेस। तो ऑप्शन डी जो है इसको आप याद रखिएगा, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, वन मस्ट डू
ऑप्शंस में है वंस, हिज, हर या फिर आवर। तो राइट आंसर है वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 14 है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन या ओ जेसपर्सन। राइट आंसर है एच ई पाल्मर। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम। कोई भी भाषा सीखने की सबसे पहली इकाई क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा है किसी भी भाषा के सीखने की जो 4 दक्षताएं होती हैं वो क्या होती हैं? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले हम उस भाषा को सुनते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी जो है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट पूछा ना, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट कहाँ से होता है, किसी भी भाषा की दक्षता हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले लिसनिंग, सुनने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फोनेटिक्स इज साइंस ऑफ। फोनेटिक्स साइंस ऑफ यानी कि जो फोनेटिक्स है, जो ध्वनि का विज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं? रीडिंग, राइटिंग, साउंड्स या फिर प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी साउंड। ध्वनि के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ध्वनि तो कहेंगे। फोनेटिक्स क्या है? ध्वनि का विज्ञान है। तो फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स, यानी कि फोनेटिक्स क्या है? ध्वनि का विज्ञान है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इज एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, सक्सीड, सक्सेसफुली या सक्सीडिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो एडजेक्टिव होता है ये क्या बताता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी बड़ाई करता है। तो उसकी बुराई भी करता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी क्वालिटी बताता है, अच्छी बुराई, अच्छी या बुरी, वो सब एडजेक्टिव ही बताता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के लिए बोलेंगे सक्सेस के लिए, देखिए ही इज अ सक्सेसफुल मैन या राम इज अ सक्सेसफुल मैन। तो देखिए सक्सेसफुल मैन, मैन क्या है? आदमी, आदमी क्या है? नाउन, और मैन से पहले क्या आ रहा है? सक्सेसफुल। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश डैश नॉलेज इज डेंजरस। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या लेस। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अ लिटिल। अ लिटिल मतलब बहुत कम, अ लिटिल मतलब बहुत कम नॉलेज जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। या तो अच्छी नॉलेज रखिए या तो रखिए मत, जो कम होती, जैसे कि कहते नहीं अधजल गगरी छलकत जाए। तो इस तरीके से एक कहावत है हिंदी में। इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 19। एक और कहावत है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, थोथा चना बाजे घना। ये भी एक कहावत है इसी प्रकार से कि नॉलेज कम है लेकिन शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है he said to them I will leave you now। he said to them I will leave you now यानी कि मैं तुम्हें तुरंत छोड़ूंगा, या मैं तुम्हें I will leave you now मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। तो इस वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, आई विल लीव यू नाउ। तो देखिए इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सेड टू हो जाता है टोल्ड में। तो ही टोल्ड देम हो गया पहले तो, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ही के लिए, यहाँ पर आप देखिए फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट आएगा। फिर उसके लिए उसके बाद कौन बोल रहा है? ही तो बोल रहा है, तो यहाँ पर भी ही आएगा। फिर विल का वुड हो जाएगा, और चूंकि ये क्या है, ये यहाँ पर देखिए विल का वुड हो गया, फिर वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होगी। फिर यहाँ पर देखिए यू का क्या हो जाएगा? यू किसके लिए आएगा? देम के लिए आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर देम आ गया। फिर नाउ का क्या होता है? देन होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये सब मैंने रूल लिखवाए हैं आप लोगों को। तो ही टोल्ड देम दैट ही वुड लीव देम देन। तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टीवी इज टीएलएम इंग्लिश टीचिंग, विच टाइप ऑफ टीएलएम इज दिस। बच्चों को अगर हम टीवी में कुछ भी दिखाते हैं, कोई भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दिखाते हैं, तो बच्चे उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उसकी वीडियो को भी देखते हैं और ऑडियो को भी देखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये ऑडियो वीडियो मेथड है जो टीवी है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ टुमारो इज। टुमारो को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या होता है? द नेक्स्ट डे,
दैट डे, द प्रीवियस डे या फिर द फॉलोइंग डे। राइट आंसर है द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम बोलते हैं द नेक्स्ट डे इनडायरेक्ट में, इसके अलावा दैट डे को हम क्या बोलते हैं, टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, प्रीवियस को हम यस्टरडे में चेंज कर देते हैं, तो याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 22 है मेथड्स या अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज। इनमें से कौन कौन से मेथड और अप्रोच हैं इंग्लिश टीचिंग में जिन प्रशिक्षुओं ने पढ़ा है उन्हें पता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है इंग्लिश टीचिंग का, और कम्युनिकेटिव क्या है, अप्रोच है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ऐसा पार्ट या ऐसा गद्यांश दिया जाता है हमें जिसमें से हमें क्वेश्चंस ढूंढ करके लिखने होते हैं, जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश हम कह सकते हैं। इनमें से हमें ढूंढ करके आंसर लिखने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है। अंडरस्टैंड कर, अगर हम उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तभी तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज और एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, यानी कि उसको हमें समझना भी है उस रिटन पेज को, और एक्सप्लेन भी करना होता है अपनी भाषा में। तो उसे उस पर एक्सप्लेन हम कहाँ करते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट पर एक्सप्लेन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 है स्पेशल बेनिफिट्स अंडर पीएमजेडीवाई स्कीम। तो पीएमजेडीवाई स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्या लाभ है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो पैसे हम जमा करेंगे उस पर हमें क्या मिलेगा, जो हमारे डिपॉजिट है यानी कि जो जमा है उन पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा हमें। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कवर RS 30,000, 30,000 रुपए का हमें लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। और नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है सब ऑर्डिनेट क्लासेज आर एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नाउन क्लास, ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है एडवर्ब क्लास आर टाइम, प्लेस, पर्पज, या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 27 है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। जो बुक मैंने खो दी थी वह बुक मैंने प्राप्त कर लिया है या खोज लिया है। जो बुक मैंने खो दी थी उसे क्या कर लिया है, मैंने प्राप्त कर लिया है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, उस बुक को मैंने प्राप्त कर लिया या उस किताब को मैंने प्राप्त कर लिया है जिसे मैंने खो दिया था। तो आई कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या नन ऑफ दिस यानी कि कोई नहीं। तो राइट आंसर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है ही सा द डेंजर एंड पॉज्ड, यानी कि उसने एक डेंजर देखा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है या खतरा है, तो वह रुक गया, और वह रुक गया। उसने देखा कुछ डेंजर है और वह रुक गया। किस प्रकार का सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, या मिक्स सेंटेंस है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर यह कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एंड लिख करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज पाया जाता है, वही क्या करता है, जोड़ देता है सेंटेंसेस को। यानी कि जो मेन आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस 3, 4, 1 या फिर 2। दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें कितने प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, तो 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जाएगा 3, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज आर, सेम वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव, विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फाउंड। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता वह कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है ये क्या बता रहा है, किसी के रहने का स्थान बता रहा है ना, प्लेस बता रहा है कि वह कहाँ रहता है। तो ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या ऑल द अबव। तो दोस्तों यह है एक
दोस्तों ये एक नाउन क्लास है। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, क्योंकि आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है आई डू नॉट नो की वजह से, और ये नाउन क्लास है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, योग सूचक ट्रांसलेशन है अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, कम्युलेटिव कंजक्शन या ऑल द अबव। जिन भी प्रशिक्षुओं ने कंजक्शन जो मैंने पढ़ाया है, टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, उन्हें पता है कि कौन सा जो कंजक्शन है वह योग सूचक या एडिशन है, या जिसमें चीजें ऐड होती हैं, जैसे कि राम स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो राम है वो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। तो देखिए, राम स्पीक्स हिंदी, फिर हम एक सेंटेंस लिखे राम स्पीक्स इंग्लिश, तो इस तरीके से दो सेंटेंस खर्च हो रहे हैं। अगर हमने सेम कर दिया इस तरीके से राम स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, तो एंड की साथ हमने क्या किया, जोड़ दिया सेंटेंस को, तो जो एंड है ये क्या करता है, ये जोड़ देता है, तो ये होता है कम्युलेटिव कंजक्शन में। इसके अलावा राम as well as his brother came to the party, यानी कि राम और उसका भाई दोनों पार्टी में आए थे, तो राम के साथ साथ कौन आया, उसका भाई भी आया ना, तो यहाँ पर देखिए उसका भाई भी ऐड हुआ ना। तो इस तरीके के जो एज वेल एज एंड ये सब क्या है, ये सब योग सूचक कंजक्शन है। यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं बल्कि कंजक्शन रहेगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेटिव कंजक्शन आर। इलेटिव कंजक्शन में देयरफॉर आता है, सो आता है, हेंस आता है और फॉर आता है, यही चार ही आते ही है, और चारों को मैंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया है, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज listening comprehension to maintain an interactive and communicative approach। तो दोस्तों जो इंग्लिश है इसमें हमें क्या करना होता है, अगर हम इसको, चूंकि यह क्या है एक फॉरेन लैंग्वेज की तरह इसको हम टीच कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम अपने विद्यालय में अपने स्कूल में, तो हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि हम इसमें संप्रेषण कर पाए या अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाए और अपनी बातों को रख पाए दूसरों के समक्ष, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ। लिंग्विस्टिक्स शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है, एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा। 2019 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज रिसिप्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल कौन कौन से हैं आपको पता है, प्रोडक्टिव स्किल होता है स्पीकिंग और राइटिंग। राइटिंग और स्पीकिंग हम बोलते हैं तो दिखता है ना, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है, और रिसिप्टिव क्या है, लिसनिंग है, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लिसनिंग क्या है, रिसिप्टिव। लिसनिंग से क्या करते हैं, हम चीजों को रिसीव करते हैं ना, कोई भी बात कोई करता है तो उसकी बात को क्या करते हैं, हम सुनते हैं ना, तो लिसनिंग क्या है, रिसिप्टिव स्किल है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सुनना भी क्या एक कौशल ही तो है, पढ़ना लिखना सुनना बोलना ये सब क्या है, लाइन से कौशल है, लेकिन जो सुनना है वो रिसिप्टिव कौशल है, रिसिप्टिव स्किल है, और जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज। कावर्ड का जो एडवर्ब है वो क्या होगा, कावर्ड, कावर्डली, कावर्डाइज या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों कावर्ड का जो एडवर्ब होगा वो होगा कावर्डली, तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज कावर्डली। क्वेश्चन नंबर 38 है, एंटोनिम ऑफ बून इज। बून का जो अपोजिट शब्द होता है या एंटोनिम शब्द होता है वो क्या, बून मतलब होता है आशीर्वाद, तो देखिए शार्प, कर्स, सिविल या नन ऑफ दिस। तो कर्स मतलब होता है श्राप या अभिशाप, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आशीर्वाद का अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 39 है, एज वेल एज। एज वेल एज, इसके अलावा एंड अभी आप लोगों ने देखा है, ये सब क्या है, इसके अलावा बोथ, बोथ, फिर उसके बाद डैश करके एंड भी आता है उस सेंटेंस में। जिन प्रशिक्षुओं ने अच्छे से कंजक्शन पूरा टॉपिक पढ़ लिया जो मैंने पढ़ाया है, उनको कंजक्शन में कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो देखिए एज वेल एज क्या है, यह एक कम्युलेटिव कंजक्शन है, यानी कि इसमें क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़ होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 है एडवर्ब क्लास आर व्हेन राजन केम हियर आई वाज स्लीपिंग ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट आई शैल गो विथ यू व्हेन यू रिटर्न ऑल द अबव। तो ये सब के सब एडवर्ब क्लास हैं, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है बिल्कुल। तो देखिए सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसके बाद है सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग, ये तो पहले ही गलत हो गया, इज लगा दिया गया बर्ड्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए जो है सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि उसने बताया कि जो चिड़िया थी वो बादल में या ये कह सकते हैं कि आकाश में उड़ रही थी। तो यहाँ पर आप देखिए ये इनडायरेक्ट में ट्रांसलेट किया गया ना, तो यहाँ पर वर ही आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच, दिस, दीज, नाउ या ऑल द अबव। तो ये सब क्या है, डायरेक्ट स्पीच में ही है। दीज का दोज हो जाता है इनडायरेक्ट में, दिस का दैट हो जाता है, नाउ का देन हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट स्पीच, दैट, दोज, दैट डे या ऑल द अबव। तो दिस का दैट हो गया है, दीज का दोज हो गया है और नाउ का यहाँ पर देखिए एस्टरडे का दैट डे हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन नंबर 43 तक आप लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी जो है इसमें भी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में भी। तो आप लोगों ने यहाँ पर टोटल 43 क्वेश्चन कर लिया, 86 क्वेश्चन है इसमें। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। आप लोग सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर वाकई आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सारे वीडियोस को देखिए हमारे चैनल से और पढ़ाई करिए। और आप लोगों के लिए जितनी वीडियोस हो सकती हैं उतनी वीडियोस हम बना रहे हैं ताकि हर एक विषय की तैयारी बेहतर हो सके। हर एक विषय की क्लासेस ली है, आपको पता है हमने सारे विषयों के पूरे पवन सीरीज, पूरे के पूरे राजन सीरीज हम सॉल्व करवा दे रहे हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ही ना रहे और आप लोग अपने सेमेस्टर की तैयारी बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पे समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, तब आकर के आप लोग साथ में देखा करिए वीडियोस को। अच्छा लगता है आपके क्लास के भी भाई बहन आकर के आपके साथ में ही पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। 8 के 8 विषयों की वीडियोस की लिंक आपको जो यूट्यूब पर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, यहाँ ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएंगी क्लिक करके। और आप लोगों को ऐप में सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, जरूर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको हर एक विषय की पीडीएफ हम देंगे, हर एक विषय का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज की भी पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आप वाकई में अपने सारे सेमेस्टर की तैयारी बेहतर तरीके से अभी तक आपने किया है और इसमें भी आप कर रहे हैं तो और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्लीज करिए और अपने आसपास के अपने भाई बहनों को भी ऐप के बारे में बताइए ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु ऐप का लाभ ले सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। अगला पार्ट में भी पढ़ना है, पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है ताकि सारी की सारी चीजें आप पढ़ करके एग्जाम में जाएं और बेहतर से बेहतर करके आए। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और सारे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी कंफ्यूजन है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।